Hello everyone, I am Bharat Bhatt and I am an MSc graduate in genetics from University of Mysore और मैं काफ़ी साल से मैं एटेक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड आई बीन टीचिंग ऑनलाइन फॉर 2+ years. A lot of students have studied with me and they have cleared their board exams with good marks. They have got to NTSC and other sorts of exams and everything. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़िए. मैं जो नोट्स करने वाला हूँ NCERT के लिए वो आप उसको यूटिलाइज करें एंड उसको यूज़ करके आप अपने मार्क्स को और अच्छे लेवल पे लेके आइए. गेट बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम. दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस नोट्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग. तो मैं एक आपसे एक मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि अनअकैडमी के बारे में. देखिए, आप शायद से यूट्यूब पे आप हमारे क्लासेस देख रहे होंगे. आप unacademy.com या फिर अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें भी आप अपने हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. The best thing about Unacademy is that you get access to thousands of teachers across different subjects. हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और आपको जो भी आपको टीचर पसंद आता है आप उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. दो टाइप की क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस. स्पेशल क्लासेस जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो फ्री क्लासेस हैं. तो अगर आपको लगता है कि एक बार ट्राई करना है तो यू कैन always join our special classes. You can see how it is to study in the Unacademy platform. And उसके साथ साथ बहुत सारे quizzes हैं. All the top educators of India, they create these quizzes. You can take these quizzes and you can understand what is your level, कौन से लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो. ये सब सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे. और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज BB Live. BBLIVE. ठीक है, आप BB Live यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो. अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ रेगुलर बैच जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस होते रहेंगे, यू विल गेट अ वीकली शेड्यूल ऑफ when your classes are going to happen. You can join the plus subscription and you will automatically get 10% discount if you use my coupon code. और उसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे. वीकली टेस्ट रहेगा, बहुत सारे क्विजेस रहेंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपका नॉलेज लेवल कितना है. ठीक है, सो hopefully all of you will join us in the Unacademy platform. And please do not forget the coupon code which is BB Live. Okay, and please do use these notes. Get really good marks in your exams. Hello everyone and welcome to the notes on the fundamental unit of life. इस वीडियो में हम सेल के बारे में सब पूरी तरह से हम सीखने वाले हैं. ये एक नोट्स है आपके लिए सेल चैप्टर का. तो शुरू करते हैं हम डिस्कवरी से. तो सेल को डिस्कवर किसने किया था? इट वाज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. एंड व्हाट ही वाज डूइंग वाज ही वाज बेसिकली ऑब्जर्विंग कॉर्क स्लाइस. कॉर्क जो मिलता है ना, जो स्टॉपर करके आता है वाइन बॉटल्स पे, उसका एक स्लाइस निकाल के ही ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व द डेड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही कॉइन्ड द टर्म सेल्स. उसके बाद लाइव सेल को भी देखा गया. दैट वाज बाय ल्यूवेनहुक in 1674. So what he did, he took up pond water. पॉन्ड में से पानी निकाला और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और एंड ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन नेक्स्ट वाज द वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउन. सो व्हाट ही डिड वाज ही फाउंड आउट न्यूक्लियस, जो कि हम बाद में हम सीखने वाले हैं. न्यूक्लियस क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे. दैट वाज इन द ईयर 1831. एंड इवेंचुअली द वर्ड प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड. प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द वर्ड दैट डिफाइंस वॉट एवर इज फाउंड इनसाइड द सेल. मतलब साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनल हो गया, उन सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बुलाते हैं. एंड that was done by Purkinje in the year 1831. Okay, so let us now move on to the cell theory. What is cell and उसको कैसे define करते हैं करके. So the cell theory was proposed by Schleiden and Schwann
ओके। उन्होंने पहले इंडिपेंडेंट वर्क किया, बट बाद में उन्होंने साथ में मिलकर उन्होंने सेल थियरी करके दिया। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थियरी इज दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट which can live individually. Okay, then second point is cell is the functional unit of life. तो हर सेल अपना फंक्शन खुद करता है, एंड कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑल द सेल इन अवर बॉडी, उसके कलेक्टिव फंक्शनिंग से हमारे बॉडी का फंक्शंस चलता है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड द फंक्शनल यूनिट. देन बाद में another scientist by the name Virchow, he added one more point to the cell theory in 1855. So he suggested that all cells arise from pre-existing cell. मतलब पहले कोई सेल होना चाहिए जिससे नए सेल्स होते हैं. ठीक है, दैट इज बेसिकली सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट था वो. ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल. अगर हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारे हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स को लेना पड़ेगा: नंबर, शेप एंड साइज. तो हम पहले शुरू करते हैं नंबर से. तो देखो, अगर हम देखेंगे तो या तो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, तो बेसिकली दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. या फिर हमें मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, अदर एनिमल्स हो गए. तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिनमें इट कैन बी अ फ्यू थाउजेंड्स टू इवन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में है. नेक्स्ट पॉइंट है साइज. साइज में भी हमें बहुत वेरिएशन दिखने को मिलता है. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल दैट इज नोन टू ह्यूमन इज द माइकोप्लाज्मा, जो कि हमें ह्यूमंस में वो टीबी कॉज करता है. हमारे बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो आरबीसी बहुत ही काफ़ी छोटा सेल होता है. इवन ब्लड प्लेटलेट्स इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. इफ यू लुक एट द लार्जेस्ट सेल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रिच एग, विच इज to our knowledge the biggest cell in this world. Okay, but आपको यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, लार्जर एनिमल दैट्स नॉट मीन लार्जर सेल. मतलब एलिफेंट हमसे बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सेल्स ज़्यादा बड़े होने चाहिए. इट जस्ट मीन्स दैट इफ ऑर्गेनिज्म इज बिगर दे विल हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स. दैट इज द ओनली आइडिया. लास्टली, शेप. व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स इन विच यू हैव सेल्स. सो शेप्स में भी बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स मिलेंगे. स्पेरिकल शेप के सेल मिलेंगे आपको. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे क्या बोलते हैं सेल्स आपको सर्कुलर मिलेंगे. और अगर आप हमारे मसल सेल्स को देखेंगे, दे आर स्पिंडल शेप्ड. देन यू हैव इरेगुलर शेप, जैसे कि अमीबा हो गया, या फिर हमारा वाइट ब्लड सेल हो गया, तो उनका कोई शेप नहीं होता. तो अब बहुत जैसे उनका फंक्शन है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन द शेप ऑफ द सेल कैन डिफर. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. क्या है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स? पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है न्यूक्लियस. बट हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली इट इज अ सेलेक्टिव permeable membrane. Basically that means that it will only allow certain substances to pass through it, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज, इन सभी चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होती. बट बाकी सब्सटेंस को अगर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ता है, दे विल नॉट बी अलाउड, और दे विल हैव टू यूज सर्टन कैरियर प्रोटीन. ओके, वाटर तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर बाहर इजीली जा सकता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी इट कैन मूव इन एंड मूव आउट. नाउ दिस इज कॉल्ड एज, देयर इज दिस phenomenon which is called as osmosis. Osmosis is basically movement of water from a region of low solute concentration to a region of high solute concentration, but it has to be separated by a semi permeable membrane. तो एक रीजन में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरे रीजन में सॉल्ट बहुत कम है. तो पानी कैसे आता है? जिस जगह पे सॉल्ट बहुत कम है वहाँ से पानी जाके इट विल जॉइन द रीजन वेयर देयर इज टू मच ऑफ सॉल्ट. ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना सोल्यूट है पानी में. ओके, उसको हम
एक साइटोप्लाज्म के को कंपेयर करके हम उस सॉल्यूशन को हम या तो हाइपरटोनिक बुलाते हैं, आइसोटोनिक, या फिर हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है there is the solute concentration is much higher as compared to cytoplasm. Then isotonic means the solute concentration is equal to the cytoplasm. Then hypotonic solution means the solute concentration is lesser than the cytoplasm. So these are the three different types of solutions. Now, a very interesting feature of cell membrane is that they are flexible. मतलब वो रिजिड नहीं होते, क्योंकि वो बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड और प्रोटीन। अगर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज़ बेसिकली अ बाई लिपिड लेयर। तो दो लेयर होते हैं लिपिड के, उन दोनों लेयर से बनता है ये सेल मेम्ब्रेन, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन चेंज द शेप इन अकॉर्डेंस विद द सेल्स रिक्वायरमेंट। बट अगर आप देखोगे प्लांट सेल, so there is something called as cell wall in plant cell. Not just in plant cell, it is also present in bacterial cells and fungus cells. But if you look into plant cell, it is basically made up of cellulose. बैक्टीरियल और फंगस सेल में मटेरियल अलग है, बट प्लांट को अगर हम फोकस करेंगे तो उसमें सेलुलोज से बनता है सेल वॉल। और क्यों है सेल वॉल? बेसिकली why do they have cell wall? Because it gives rigidity to the plant cell, because plant is not a motile organism, they cannot move around। तो उनको एक जगह पर रहना है तो उनको रिजिड होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके वैसे तो जो सेल वॉल है वो इम्परमिएबल है, मतलब इट विल नॉट अलाउ एनीथिंग, बट the cell wall in plant have small tiny holes called as plasmodesmata. So this plasmodesmata results in complete permeability of the cell wall. Okay, so next we move on to the nucleus. Okay, it's a very important part, the most important parts perhaps of the cell. ये आपको देखेगा सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। ओके, सो इट कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल, दैट इज द डीएनए, एंड द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो व्हाट इज क्रोमोसोम बेसिकली? तो क्रोमोसोम इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है, बट यहां पे एक कैच है। क्रोमोसोम जो है वो आपको दिखाई देगा ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम, मतलब जब द सेल इज नॉट डिवाइडिंग एक्टिवली, एट दैट टाइम द क्रोमोसोम इज एक्चुअली प्रेजेंट एज क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, जब सेल डिवाइड करता है, क्रोमैटिन मटेरियल बहुत ही टाइटली कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है। सो न्यूक्लियस हैपन्स टू बी द रीजन विच होल्ड्स द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द सेल। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज बेसिकली द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मोस्टली पानी से बनता है। ओके, वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड it holds all the cell organelles in its position. And what is cell organelles? Cell organelles are basically tiny structures that are found in the eukaryotic cell. Prokaryotic cell में आपको cell organelles नहीं दिखाई देंगे, उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ना ही उनमें cell organelles होता है। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, बिकॉज ऑल द रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हैं वो सभी होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, so next what we will do is we are going to study about the cell organelles, different cell organelles. सबसे पहले है endoplasmic reticulum. Now this is basically large network of membrane. Okay, तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई देंगे, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत काम आता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस।
Smooth endoplasmic reticulum on the other hand helps in the synthesis of lipids. ओके, और इनमें आपको राइबोसोम नहीं दिखाई देगा। तो ये है इनका फंक्शन। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर में स्पेशली दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। जो भी पॉइजन या ड्रग्स लोगे उसको डिटॉक्सिफाई करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज गोल्जी एपैरेटस। तो गोल्जी एपैरेटस क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है जो कि एक के साथ एक पैरेलली प्लेस्ड होता है। आप यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर। सो दैट इज द गोल्जी एपैरेटस। So what is the function of Golgi apparatus? So this is found associated with the endoplasmic reticulum and they help to pack the proteins and whatever is being produced by the endoplasmic reticulum उसको पैकेज करने में Golgi apparatus काम करता है। और इसके अलावा वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी काम आता है। लाइसोसोम के बारे में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट कि क्या है और क्यों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन द सेल। सो लेट अस टेक अप लाइसोसोम। So lysosome has been called as the suicide bag of the cell. Why suicide bag? Because it helps to digest damaged cells. Okay, so basically it has a lot of hydrolytic enzymes, and these hydrolytic enzymes, they can be set free if the cell gets damaged, and then the enzymes will completely digest the cell and kill it in the process. That is why it is suicide bags. Okay, नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। द रीजन वाई इट्स कॉल्ड पावर हाउस इज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफी फोल्डेड होता है, ठीक है। देयर विल बी सेवरल फोल्ड्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया विच हेल्प्स टू स्टोर दी एटीपी जनरेटिंग एंजाइम। उसको एटीपेस करके बुलाते हैं, वो आप आगे जाके हायर क्लास में पढ़ने वाले हो। तो ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं एटीपी की जनरेशन में। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए which is not seen in any other cell organelle except plastid. Okay, so plastid is a cell organelle which is exclusively seen in plant cell. ये आपको किसी और सेल में दिखाई नहीं देंगे। ओके, और मेजरली 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? बेसिकली दे हैव द कलर पिगमेंट्स जो कि प्लांट्स के पार्ट्स को कलर देता है। जैसे कि फ्लावर में अलग अलग टाइप के फ्लावर आपको दिखेंगे, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। नाउ लुकोप्लास्ट ऑन द अदर हैंड, इट हेल्प्स टू स्टोर स्टार्च, and apart from starch it also helps to store oil and also proteins. लास्ट वन है क्लोरोप्लास्ट, और ये तो आपने सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये स्टोर करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल। और जैसे आपको पता होगा क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर photosynthesis. So you will find chloroplast mostly in the leaf. Okay, and very interesting thing about plastids as a whole is that plastids have their own DNA. So they're just like the mitochondria. Mitochondria has their own DNA and even plastid have. Okay, so last cell organelle हम सीखने वाले हैं vacuoles. तो ये जो ऑर्गेनल है ये बेसिकली स्टोरेज स्पेस है, ओके, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन द सेल। बट द थिंग इज इट इज वेरी टाइनी इन एनिमल सेल।
वेरी टाइनी, और समटाइम नॉट इवन प्रेजेंट ऑल्सो, कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल. बट अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है. समटाइम 50 to 90% ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाई वैक्यूल इट सेल्फ. That is how big it is. Okay. And in plant cell they have cell sap, and उससे क्या होता है, उससे रेजिटिव आता है प्लांट सेल को, gives it some kind of a structure. Okay. And vacuoles are also seen in amoeba. Now in amoeba they can either help in digestion, so that will be called as a food vacuole, or they also help in osmoregulation, which is seen in contractile vacuole. Osmoregulation matlab regulation of salt and minerals in the cell. Okay, so with that we finish the chapter on cell. uh, keep watching. We will be coming up with more chapters, and we will be teaching about other concepts also. Bye everyone.